प्यारे बच्चों, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके भौतिक गुणों को प्रभावित करने वाले कारकों को देखेंगे, उनके विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, कार्बनिक यौगिकों को प्रभावित करने वाले जो भौतिक गुणों को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, इनमें मूलतः हमने एक सामान्य देखा है, ट्रेंड पाया जाता है। और अगर उस ट्रेंड्स और रूल्स को हम समझ लेते हैं तो हर कंपाउंड के या हर समजात श्रेणी के यौगिकों के भौतिक गुणों को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब भौतिक गुण कौन कौन से हैं? जैसे भौतिक अवस्था है, गलनांक और क्वथनांक तथा विलीयता। तो बच्चों, फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्यूबिलिटी, इनको आप अगर देखेंगे ध्यान से, इन सबका जो कंट्रोल मेन फैक्टर है इनको प्रभावित करने वाला, वह है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसको हम शॉर्ट में IMF कहते हैं, हिंदी में इसको अंतर अणुक बल कहते हैं। अणुओं के बीच जो दो अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसको हम अंतर अणुक बल कहते हैं या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। वास्तव में ये तीनों जो भौतिक गुण हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर ही निर्भर करते हैं। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आप जानते हैं, दो अणु जब भी एक दूसरे के समीप आते हैं, इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट होता है, कार्य करता है। और यह जो अट्रैक्टिव फोर्स या आकर्षण बल है, इसी आकर्षण बल के मान पर डिपेंड करता है वह पदार्थ ठोस होगा, द्रव होगा या गैस होगा। अर्थात फिजिकल स्टेट जो होता है, आप जानते हैं फिजिकल स्टेट तीन तरह की होती हैं, ठोस, द्रव व गैस। तो भौतिक अवस्था जो होती है ये भी डिपेंड करती है किस पर? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर। बच्चों, अगर हम देखें ये फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर स्ट्रांग है, आप जानते हो कि कंपाउंड क्या होगा? सॉलिड होगा या ठोस होगा। इसी तरह से अगर ये मीडियम रेंज में है, फोर्स का रेंज मीडियम है, तो ये क्या होगा? लिक्विड या द्रव होगा। आप ये भी जानते हैं अगर ये बहुत लो है या वीक है, हम अगर इसको क्या कहें, वीक फोर्सेस काज कर रहे हैं, तो यहां पर पॉसिबिलिटी गैस की। इतना आप पढ़ चुके हैं, लोअर क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसको आप जानते हैं। तो सीधी सी बात है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही डिसाइड करेगा कि कोई भी कंपाउंड ठोस होगा, द्रव होगा या गैस होगा। बच्चों, अगर सॉलिड, लिक्विड और स्टेट गैस को आप देखिए तो ये डिफाइन कहां पे होता है? इनसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी आप अपने आप गेस कर लेंगे। अगर स्ट्रांग फोर्स होगा, सॉलिड होगा तो सीधी बात है मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। अगर लिक्विड है तो सीधी सी बात है, लिक्विड है इसका मतलब वो मेल्ट हो चुका है। तो बच्चों, अगर मेल्ट हो चुका कोई चीज हमारे सामने है, लिक्विड स्टेट में है, तो इसका मतलब है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर के नीचे है। जब हम कोई चीज लिक्विड कहते हैं तो रूम टेम्परेचर पे ही देते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, वास्तव में हर कंपाउंड सॉलिड, लिक्विड और गैस अवस्था में पाया जा सकता है। तो किसी को हम सॉलिड क्यों कहते हैं? क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है। किसी को हम लिक्विड क्यों कहते हैं? क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। कोई कंपाउंड गैस हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पर गैस है। तो जो हम स्टेट डिसाइड करते हैं हमेशा रूम टेम्परेचर की ग्राउंड पे ही किया जाता है, अन्यथा तो सभी पदार्थ क्या है? लिक्विड, ठोस और गैस सारी स्टेट में पाए जाते हैं। तो अगर कोई
कंपाउंड लिक्विड स्टेट में, तो इसका मतलब है वो अपने मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर है, या हम ये भी कह सकते हैं कि उसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम है। तो बच्चों इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट लो है, और मेल्टिंग पॉइंट लो है तो पॉसिबिलिटी ये होती है बॉइलिंग पॉइंट भी ठोस की तुलना में लो ही होता है। अब अगर कोई चीज गैस है तो इसका मतलब है कि वो अपने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के ऊपर है, अर्थात उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से नीचे दोनों है। तो इसका मतलब है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ आर वेरी लो, बहुत कम है। वो लोअर टेम्परेचर, बहुत ही लो टेम्परेचर पे मेल्टिंग कर जाता है और बॉइल कर जाता है अगर कोई चीज गैस है। तो हमें भी कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर बढ़ता है वीक से स्ट्रॉन्गेस्ट की तरफ, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। सीधा सा रेशियो है, अगर कोई भी कंपाउंड जिसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगे उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। अब अगर हम ये फाइंड आउट कर लें कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वास्तव में किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो हम ये प्रिडिक्ट कर देंगे कि कोई कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होगा, लिक्विड में होगा, गैस में होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा। बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉल्युबिलिटी को भी डिटरमिन करता है। कैसे डिटरमिन करता है कि अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं जब किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किए जाते हैं तो उस समय ये ब्रेक होते हैं, इनके बीच जो फोर्स होता है इसका नेचर क्या है, सॉल्वेंट के बीच किस तरह का फोर्स है, क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को सॉल्यूशन बनाते हैं, इसमें क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, उनके बीच में आते हैं, तो वहां पर भी फोर्स का इंटरेक्शन होता है। और पोलर फोर्स है तो पोलर सॉल्वेंट अच्छा होगा, नॉन पोलर फोर्स है, प्योर वंडर वाल फोर्स है, तो वहां पर नॉन पोलर सॉल्वेंट अच्छा होगा। इसको हम एक एक करके देखेंगे, भौतिक अवस्थाओं को कैसे प्रभावित करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस पर डिपेंड करता है। अब अगर हम देखें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को इफेक्ट करने वाले कारक बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट वंडर वाल फोर्स, वंडर वाल फोर्स, वंडर वाल बल जिसे कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सामान्य जो होता है वो हमेशा क्या होता है, वंडर वाल बल। तो वंडर वाल बल जो होता है बच्चों, ये वास्तव में डिपेंड करता है मोलर मास पे। मोलर मास अगर अधिक है, अणुभार जिसको हम कहते हैं, अगर अणुभार अधिक है तो सीधी सी बात है वंडर वाल फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। अब अगर वंडर वाल फोर्स ज्यादा होगा तो इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी ज्यादा होगा। ऐसे कंपाउंड जिसमें वीक वंडर वाल फोर्सेज केवल ऑपरेट करते हैं, एक्सिस्ट करते हैं, उनका हम अगर एग्जांपल देखें तो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है, अगर हम CH4 को ले लें, C2H6 के लिए को ले लें, मीथेन है, ये क्या है, एथेन है। इसी तरह बच्चों हम कार्बन नंबर बढ़ाते जाएंगे। मान लो हम ले लेते हैं C8H18 एंड सो ऑन, फिर C15 या C17 S36। तो आप अगर देखें यहां पर लेफ्ट टू राइट जाने पर मोलर मास इंक्रीज कर रहा है। यही रीजन है कि जो पहले मेंबर होते हैं, शुरू के 3-4 मेंबर, वो गैस स्टेट में होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मोलर मास कम है। मोलर मास अगर कम है इनका वंडर वाल फोर्स भी कम होगा। लेकिन जैसे जैसे कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या बढ़ेगी, मोलर मास बढ़ता जाएगा। और जो 7 से 15, 16 के बीच में होते हैं, ये जनरली लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, जिसमें हमारा केरोसिन है, पेट्रोल एक्सेट्रा, ये सब भी पाए जाते हैं बच्चों। तो
पेट्रोलियम जिसको हम कर सकते हैं। तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। और उसी तरह से जब इनकी नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाते हैं तो मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा हो जाता है, जहां पर ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे वैक्स है, पेट्रोलियम जेली है, ये सब। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा मॉलिक्यूलर मास बढ़ेंगे, और यही रीजन है कि हाइड्रोकार्बन्स को अगर हम देखें तो उनके लोअर मेंबर्स गैसेस स्टेट में होते हैं, जो थोड़ा 7 और 15 के बीच 16-17 तक हैं, वो लिक्विड होते हैं, और हायर मॉलिक्यूलर वेट के जो होते हैं हाइड्रोकार्बन वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो इस तरह से अणु भार या मोलर मास को हम देखते हैं, वंडर वाल फोर्स को डिसाइड करता है। वंडर वाल फोर्स को डिसाइड करने वाला बेटा एक फैक्टर और है जो वंडर वाल फोर्स को डिसाइड करता है, और वह है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया देखिए किस तरह से डिसाइड करता है कि वंडर वाल फोर्स ज्यादा होगा या कम। तो हम मान सकते हैं कि वंडर वाल फोर्स जो होता है सेकेंडली डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर, जिसको हम कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप पृष्ठीय क्षेत्रफल को अच्छी तरह जानते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल है क्या चीज? एक्चुअली पृष्ठीय क्षेत्रफल वह क्षेत्रफल है जिस पर कोई भी यौगिक कंपाउंड जितना उसके सरफेस पर जगह होती है। तो बच्चों जितना ज्यादा सरफेस ओपन सरफेस होगा, पृष्ठ होगा, उनके कांटेक्ट में आने के चांसेस भी उतना होता है ज्यादा। यहां पर एक चीज नोट करिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल न करके हम इसे कह सकते हैं कि सरफेस एरिया इन कांटेक्ट, मोर करेक्ट इज, यानी संपर्क में आने वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस करेक्शन को मैंने क्यों किया? क्योंकि वास्तव में सरफेस एरिया कितनी है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कितनी सरफेस एरिया कांटेक्ट में आ पा रही है। जितना कांटेक्ट में आएगी सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा क्या होगा, उनके बीच इंटरेक्शन होगा, फोर्स ज्यादा होगा, और अगर ज्यादा फोर्स होगा तो सीधी सी बात है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इसका मतलब है अगर सरफेस एरिया इन कांटेक्ट ज्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर ज्यादा है तो बच्चों मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये क्या होंगे, ये हाई होंगे या हायर हम लिख सकते हैं रिलेटिवली। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखें, पहले आप ये समझिए कि जब मोलर मास सेम हो लेकिन सरफेस एरिया अलग अलग हो, यानी जो समावयवी होते हैं उनमें ये देखने को ज्यादा मिलता है इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया। जैसे हम अगर देखें, पहला है पेंटेन। पेंटेन का मतलब है C5H12। ये बच्चों 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट क्या है, एन पेंटेन, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। आप पिछले वीडियोस देखेंगे इंट्रोडक्शन के तो उसमें ये चीजें बताई गई हैं, एन, नॉर्मल, आइसो और नियो। नॉर्मल पेंटेन सीधी श्रृंखला का होता है, स्टेट चेन होता है CH3 CH2 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 और CH3। 5 कार्बन है, पांचों स्टेट चेन में है। इसकी जो सरफेस एरिया है कंप्लीटली ओपन है। दूसरा मॉलिक्यूल आता है परफेक्ट कांटेक्ट में आएगा। दूसरा अगर हम देखते हैं आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन में आप जानते हो CH3 CH, एक CH3 दूसरा यहां पे होगा और बाकी 2 कार्बन इस तरह से। दिस इज द नियो पेंटेन। अब बच्चों इसकी जो सरफेस एरिया है इस तरह से है, इसमें सिमेट्री कम है। ये जब कांटेक्ट में आते हैं
मान लीजिए दूसरा मॉलिक्यूल इस तरह से हम ले लें, CH3 CH CH2 CH3 और CH3। आप देख रहे हैं बहुत क्लियर कट, इसकी सिमेट्री बहुत खराब है। ये इसके स्पेस बीच में बहुत स्पेस ज्यादा हो जा रहा है, क्योंकि ये जो CH3 ऊपर निकला हुआ है आइसो वाला, ये क्या कर रहा है, इनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ा देता है। डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो कांटेक्ट में आसानी से नहीं आएंगे, क्लोजर कांटेक्ट नहीं होगा। क्लोजर कांटेक्ट नहीं होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, थोड़ा सा लोअर हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही क्या होंगे, कम होंगे। लेकिन बच्चों अगर हम नियो को देखें, नियो पेंटेन ले लें तो देखिए क्या होगा, नियो पेंटेन इस तरह से होता है, CH3 CH3, इसमें टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है, आपको मैंने बताया है। 4 कार्बन है, टर्शियरी कार्बन पर तीनों मेथिल ग्रुप जुड़े हैं, इसीलिए इसको हम टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप भी कहते हैं। इस पर एक CH3 जोड़ देंगे तो ये पेंटेन बन जाएगा एंड दिस इज द आइसोपेंटेन। ये एक स्फीयर है, गोलाकार लगभग हो जाता है। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है तो बच्चों देखो यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दूसरा मॉलिक्यूल अगर हम लेंगे इस तरह से, मान लीजिए यहां पर होगा CH3 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 CH3, तो कांटेक्ट इनका कम हो जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हुआ, लो हुआ, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है, वो कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट 2 चीजों पे डिपेंड करता है। एक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ध्यान आपको रखना है, बॉइलिंग पॉइंट केवल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करता है और यह नॉर्मल से आइसो और आइसो से नियो तक लगातार घटता है। अर्थात हमें कह सकते हैं इन द केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल इज ग्रेटर देन आइसो विच इंटर ग्रेटर देन नियो। तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है, नियो पेंटेन का। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, नॉर्मल का। यहां पर एक चीज मैं जो बता रहा हूं आपको, मेल्टिंग पॉइंट अगर हम देखें तो मेल्टिंग पॉइंट वास्तव में 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। बहुत शॉर्ट में हम बताएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल ज्यादा हो जाएगा, तो आपको क्यों समझने के लिए देखना है। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर भी, जिस पर डिपेंड करेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दूसरा पैकिंग पर भी डिपेंड करता है, पैकिंग इफिशियंसी, मतलब संकुलन क्षमता क्या है, संकुलन कितना निकट होगा, निकटतम कितना हो सकता है संकुलन, इस पर डिपेंड करता है। आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा हुआ है। जब हम 2 गोलों को रखते हैं एक दूसरे पर, तो गोलों को आसानी से एक दूसरे पर रखा जा सकता है। इसलिए गोले क्या होते हैं, ये सिमेट्रिकल होते हैं। क्या होते हैं, सममित होते हैं। तो गोले स्फीयर सममित हैं, इसलिए इनका संकुलन जो होता है वो अच्छा होगा। लेकिन अगर हम इसको मिलाते हैं, आप लोग मुझे लगता है नोट कर ही लेंगे। यहां पर अगर हम देखें, अगर कोई लीनियर स्ट्रक्चर सिंपल है, ये भी सममित होता है, प्लेनर होगा, एकदम प्लेन, प्योर प्लेन है, तो क्या होगा, सममित हो जाएगा, लीनियर है। जैसे धागे हैं या सीट क्यों होती है छालों, उनको एक दूसरे के पास रखते जाते हैं, उनको कंपैक्टली आप बांध सकते हो, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ये भी सममित होते हैं। यहां भी पैकिंग क्या है, अच्छी होगी। लेकिन अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है, बीच में एक सिंगल ब्रांचिंग है, स्फेरिकल शेप नहीं है, 1-2 सिंगल ब्रांचिंग इस तरह से अगर हो गई, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर पैकिंग अच्छी नहीं होगी,
क्योंकि ये असममित भी होते हैं जनरली। असममित के कारण यहां इनकी पैकिंग अच्छी नहीं होगी, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक हो जाती हैं, डिस्टेंस बढ़ जाती है, ये क्लोज एकदम नहीं आ पाते, नजदीक एकदम से नहीं आ पाते। यही कारण है कि असममित होने पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अब इसमें देखिए एन और नियो, ये दोनों सममित के नजदीक हैं, इसलिए इनका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट आइसो से अधिक होता है। तो हम अगर देखें एक सिंपल रिव्यू, बेटा ये बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रहता है मेल्टिंग पॉइंट में, लेकिन एक जनरल रूल अगर हम देखें तो नॉर्मल का ज्यादा होता है नियो से और नियो का ज्यादा है आइसो से। लेकिन जैसे जैसे कार्बन संख्या बढ़ेगी धीरे धीरे आप देखेंगे नॉर्मल से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट नियो का हो जाएगा। तो ये चीजें आगे की हैं, अगर आप डेप्थ में पढ़ना है तो इसको डिस्कस करिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम इसको और डिटेल बताएंगे आपको। नहीं तो आपके कोर्स तक तो ये बहुत ही परफेक्ट है, आप इसे गेस कर सकते हैं कि कहां पर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, कहां पर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किस तरह से कोई सॉलिड स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा या गैस स्टेट में होता है। तो बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने दो चीजें देखी, सॉलिड फिजिकल स्टेट एंड भौतिक अवस्था और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अभी कुछ और फैक्टर हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो दूसरा फैक्टर जो है वह है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्ट्रॉन्ग बेटा मैं लिखी केवल आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर देन वंडर वाल फोर्स। वास्तव में ये स्ट्रॉन्ग बहुत नहीं होता है, आयनिक बांड या कोवैलेंट बांड जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वीक ही होता है, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बट स्ट्रॉन्गर देन वंडर वाल फोर्स। ये क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज स्ट्रॉन्गर देन वंडर वाल फोर्स। तो वंडर वाल फोर्स की तुलना में लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग। अब इसलिए ये बहुत ज्यादा डिसाइडिंग, अगर कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो वंडर वाल फोर्स को ओवर रूल कर जाता है। और अब आप पहले ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे, आबंध बना ले, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ या फ्लोरीन के साथ, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर डायरेक्ट हाइड्रोजन इनसे जुड़ा हुआ है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। इसमें एक बेटर एग्जांपल हम आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से दे दें कि H2S गैस है, H2O लिक्विड है भाई, जबकि हम जानते हैं मोलर मास इसका कितना हो जाएगा, इसका होता है 32 + 2, यस का 32, हाइड्रोजन का 2 और इसका टू कितना हुआ 34। यहां पर कितना हो जाएगा 2 हाइड्रोजन का, 16 ऑक्सीजन का, 80। अगर हम मोलर मास के बेस पे देखें तो वंडर वाल फोर्स H2S में ज्यादा होगा, H2O में कम होगा, इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए था, H2O का कम होना चाहिए था। लेकिन है क्या? उल्टा है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट H2O का दोनों ही ज्यादा है किससे? H2S से। H2S से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इसका ज्यादा है, यानी H2S लेस देन H2O है। तो ऐसा क्यों होता है? दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, H2O है मोर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन H2S,
difference या why at room temperature H2S is gas and H2O is liquid, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको आप बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो। H2O क्या है? HOH। H2S क्या है? HSH। अगर यहां पर एक HOH और हो, यहां पर एक HSH और हो, देखिए यहां पर और यहां पर किस तरह की बॉन्डिंग होगी बच्चों। यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां पर नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव होगा, यहां पर पॉजिटिव, क्योंकि ये पोलर बॉन्ड है। सल्फर और हाइड्रोजन में भी बॉन्ड क्या होगा? पोलर ही होगा। यहां पर प्लस होगा, यहां पर नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव, यहां पर प्लस। अब आप लोग अगर थोड़ा सा पढ़ते समय कॉन्शियस रहेंगे तो एक क्वेश्चन जरूर दिमाग में आना चाहिए कि H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो H2S में भी होनी चाहिए थी। सल्फर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, भले ही ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्यों नहीं H2S में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? क्यों इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं होती? तो बच्चों इसका मेन कारण है, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना, दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि सल्फर की साइज बड़ी होती है, और जब साइज लार्ज होती है हाइड्रोजन से तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत पुअर हो जाती है। इसीलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये बहुत पुअर होगा, और इतना पुअर होता है कि इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। लेकिन यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है ये स्ट्रांग होती है, साइज छोटा होने के नाते नजदीक आते हैं और आसानी से आपस में बॉन्ड बना करके हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड इनइफेक्टिव होता है। इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्ड का जो एक्सिस्टेंस है वो केवल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से तत्वों के साथ माना जाता है जिनका आकार बहुत कम है। तो इस तरह से अगर हम देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाते H2O लिक्विड है और H2S गैस है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण H2O द्रव है, जबकि H2S गैस, क्योंकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग संभव नहीं हो पाती या प्रभावी नहीं है। इसलिए H2S गैस है और H2O द्रव है। बच्चों ये तो हो गया इनऑर्गेनिक का एक एग्जाम्पल। अब अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं तो ऑर्गेनिक में देखिए, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं CH3OH एंड CH3Cl। अगर इनका हम मोलर मास देखें, अणुभार देखें, जिसको मोलर मास हम कहते हैं M, तो देखिए यहां पर कितना होगा 15, 12, 3, 15 प्लस O का 16 प्लस 1 यानी 30। यहां पर कितना हो जाएगा 15 प्लस 35.5 यानी 50.5। अब आप खुद देखिए कि CH3OH का मोलर मास CH3Cl से बहुत कम है, लेकिन अगर हम देखें तो CH3OH और CH3Cl में CH3Cl गैसियस स्टेट में होता है और ये CH3OH लिक्विड स्टेट में होता है। वैसे वोलाटाइल होता है लेकिन फिर भी लिक्विड स्टेट में होता है। रीजन क्या होता है? क्योंकि CH3OH स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है या हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि H कहां है? O पर है। और CH3Cl के केस में नो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पॉसिबल है, सीधी सी बात है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होगा और CH3OH का ज्यादा होगा। तो हमें कंपेयर भी करेंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को, हम भी कह सकते हैं कि CH3OH इज ग्रेटर देन CH3Cl। इस तरह से बच्चों आप एक्सप्लेन कर सकते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। दूसरा एक एग्जांपल हम देखते हैं CH3CH2OH, CH3OCH3। देखिए एल्कोहल इसे कहते हैं।
और ये ईथर है। तो बच्चों ईथर और एल्कोहल को अगर हम कंपेयर करें तो ईथर में O तो है लेकिन OH बॉन्ड नहीं है। CH3OH में OH है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पॉसिबल है, इसलिए एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ईथर से बहुत ज्यादा होता है। ये भी कभी कभी आपसे पूछा जाता है। देखिए जैसे हम देखें CH3 CH2OH, यहां पर H डायरेक्टली O से जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अगर ईथर को हम देखें CH3, डिटेल में आप बना लीजिए COC HH, यहां पर OH बॉन्ड नहीं है। अगर नो OH बॉन्ड देन हम कर सकते हैं कि नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जबकि मोलर मास दोनों के सेम होंगे, क्योंकि दोनों का ही फार्मूला क्या है C2H6O। आप देख सकते हैं तो सेम मोलर मास होने पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाते एल्कोहल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ईथर से बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरह से बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो हमने देखा एक चीज और आप देख सकते हो, पोलर नेचर कुछ इसी तरह का है। ध्रुवता जो डिसाइड करता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को एंड फिजिकल स्टेट। ध्रुवीय प्रकृति, ये तीसरा कारण है, ध्रुवीय प्रकृति जिसको हम पोलर नेचर कहते हैं। बच्चों देखिए एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH, ये एल्डिहाइड है और ये क्या है हाइड्रोकार्बन है। यहां पर CH3 CH2 CH3 इसका अगर आप निकालेंगे तो हो जाएगा 15 प्लस CH2 का होता है 12 तो 14 प्लस 14 प्लस 15 कितना हो जाएगा 30 और 28 58। यहां पर अगर हम देखें 15 प्लस CH का होगा 12 और 1 13 प्लस 16, ये कितना हो जाएगा 54 लगभग। 5 3 8 6 14 1 2 3 और 1 4 केवल 44 है। अगर इसमें हम एक और बढ़ा लेते हैं या इसको हम CH3 CHO लेते हैं, तो यहां पर CH3 CHO में बॉन्ड जो है वो इस तरह का होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड हो, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव, ये पोलर है, ध्रुवीय है। और ध्रुवता के नाते इसमें जब दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, देखिए मान लीजिए इस तरह से आता है O डबल बॉन्ड C, CH3 इस पर प्लस है, यहां पर माइनस है, यहां पर क्या होगा एक पुअर अट्रैक्टिव फोर्स काज करेगा। इसी तरह से दूसरी तरफ जब दूसरा मॉलिक्यूल CH3 CHO का आएगा तो वो भी क्या होगा अपने ध्रुवता के नाते एक दूसरे से बांध बनाएगा, लेकिन हाइड्रोजन बांध जैसा ये बांध नहीं होगा। तो यहां पर ये वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज होते हैं पोलरिटी के नाते, जिसके कारण एल्डिहाइड का मोलर मास कम होते हुए भी ये जो होता है हाइड्रोकार्बन के जो ब्यूटेन है जिसका 58 मोलर मास है उससे ज्यादा इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। तो हम एक चीज देख सकते हैं कि कई कारक होते हैं जिसमें से पोलरिटी ऑफ बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड मोलर मास, सरफेस एरिया, पैकिंग नेचर, ये सब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करते हैं। आपने डिटेल में देखा, आगे हम लोग इसको पुनः देखते रहेंगे कंपाउंड के साथ साथ। लेकिन अगर आप इसको विधिवत तैयार कर लेते हैं तो आप बड़े आसानी से प्रिडिक्ट करेंगे, आपको बहुत आसानी होगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टर्म पे हम लोग फिर मिलते हैं, सॉल्युबिलिटी या विलेयता पर बात करेंगे। धन्यवाद।